गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर को अपने आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने वांटा फैक्टर की गणना करनी सीखी थी। तो वांटा फैक्टर के लिए मैंने कुछ दो फॉर्मूले लिखे थे, i = 1 + n-1 into अल्फा, जहां अल्फा जो क्या होता है विघटन की कोटि, ठीक है ना, वियोजन की कोटि कहते हैं इसको। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे हम जब वियोजन हो रहा हो, जब अणु टूट रहा हो, ठीक है। और 1/n-1 into अल्फा, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे हम? जब संगुणन या संयोजन, जब अणु आपस में जुड़ रहे हो, ठीक है। जहां n क्या होता है, इसके लिए ध्यान रखना आप n, इस n के लिए मैंने आपको शॉर्ट में ध्यान रखने के लिए क्या चीज बताई थी कि एक अणु से कितने बन रहे हैं, वो हो गया अपने पास n। और यहां जो n है इसकी गणना कैसे करेगी कि भाई एक बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ रही है। इसमें तो क्या अपने पास एक बनाने के लिए कितने अणुओं की जरूरत पड़ रही है, वो है n। और वियोजन में क्या है, एक से कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और मैंने अल्फा के लिए बहुत सारी चीजें बताई थी, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, अनअपघट्य के लिए आपको वैल्यूज वगैरह बताई थी और एक न्यूमेरिकल भी हमने सोल्व किया था, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट चौथी अपने पास अनुसंख्या गुणधर्म है, उस प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो आप हेडिंग डालिए फटाफट, परासरण दाब। जो चौथा अपने पास अनुसंख्या गुणधर्म है वो परासरण दाब, जिसको इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखो, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक पर ये आपने एक बीकर लिया इस तरीके का, ठीक है भाई। आपकी बुक्स में अलग डायग्राम बनाए हुए हैं, बहुत सारे डायग्राम कई तरीके से बना सकते हैं इसमें। जैसे मान लो ये आपके पास एक इस प्रकार की एक आपके पास एक बीकर है ना, जिसके अंदर इसमें द्रव भरा रहता है, ये खाली बॉक्स है, ठीक। अब देखो क्या हुआ कि मैंने इस पर इस बीकर के बीचों बीच में क्या कर दिया, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या हो गया, ये केवल और केवल विलायक के कणों को ही पार होने देगी, विलेय के कणों को पार नहीं होने देगी, ठीक है। अब एक तरफ हमने क्या किया, इस विलयन के इस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक तरफ हमने क्या करा, विलयन भर दिया, कोई विलयन, ठीक है। और एक तरफ हमने क्या किया, इसके शुद्ध विलायक भर दिया, ठीक है। एक तरफ शुद्ध विलायक है और एक तरफ विलयन है। ऐसा समझो कि इधर पानी है और इधर हमने क्या किया, पानी के अंदर चीनी डाल दी या फिर नमक डाल दिया, तो ये अपने पास एक विलयन बन गया, ठीक है। अब देखो, जैसे 1 लीटर पानी ये था, 1 लीटर पानी ये था, ये तो 1 लीटर ही है, लेकिन इस 1 लीटर के अंदर हमने क्या किया, हम लोग 5-7 ग्राम हमने इसके अंदर चीनी वगैरह डाल दी भाई, ठीक है। तो ये विलयन बन गया। अब देखो क्या होता है कि ऑस्मोटिक यानी परासरण क्या कहता है। परासरण की परिभाषा ये है कि यदि विलयन तथा शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाए, तो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की तरफ स्वतः गमन को परासरण कहते हैं। वापस सुनना, यदि विलयन तथा शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाए, तो शुद्ध विलायक के कणों का, विलायक के कणों का ध्यान रखना, ठीक है। शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से स्वतः विलयन की तरफ गमन क्या कहलाता है, परासरण, ठीक है भाई। और इसको दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं हम, विलायक के कणों का विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः गमन परासरण कहलाता है। जैसे ये विलयन विलायक अपने पास, तो इसकी शुद्ध ये अपने पास सांद्रता क्या होगी भाई, इसकी सांद्रता
हमने ले ली C1 और ये अपने पास विलियन, इसकी सांद्रता इसकी ले ली हमने C2। ठीक है भाई, ये 1 लीटर था, ये भी 1 लीटर है, लेकिन इस 1 लीटर के अंदर कुछ विलेय उपस्थित है, 5 ग्राम 10 ग्राम जो कुछ भी, तो सांद्रता जो है C2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी भाई, C2 जो है वो C1 से बड़ा हो जाएगा। तो परासरण क्या कहलाता है, आपको सिंपल लैंग्वेज में क्या ध्यान रखना है कि शुद्ध विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः अर्धपारगम्य झिल्ली में से स्वतः गमन परासरण कहलाता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, ये डायग्राम के लिए आप जगह छोड़ देना, फिर उसके नीचे डेफिनेशन लिखिए। लिखो यदि शुद्ध विलायक तथा विलयन को, थोड़ा फटाफट लिखना भाई, यदि शुद्ध विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग कर दिया जाए तो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की तरफ स्वतः गमन परासरण कहलाता है। ठीक है, नई लाइन से लिखना है ना, इसकी दूसरी डेफिनेशन शॉर्ट में है ना, तो शॉर्ट में आपको ध्यान में रखनी, जो याद में रखनी वो लिखना। लिखो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः गमन परासरण कहलाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, शुद्ध विलायक ये रहा इधर, है ना, शुद्ध विलायक के कण इस तरफ आ गए, इस तरफ भाग रहे हैं, तो ये क्या हो गया, परासरण। ठीक है, इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं। अब एक बात समझो कि जल के अणु इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, तो क्या अपने पास इसका जो हाइट है इस कॉलम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, वो हाइट है वो बढ़ जाएगी क्या भाई? तो मान लिया हमने h हाइट बढ़ गई, तो अब आपको ये भी पता है कि बैरोमीटर वगैरह से हम चेक करेंगे तो यहाँ इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ दाब होगा। ठीक है ना, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम फिजिक्स यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ इस पॉइंट पर जो दाब होगा, इस A पॉइंट पर PA, वो क्या होगा, रो H और ये G। जहां रो क्या है भाई, ये हो गया अपने पास विलयन का घनत्व, ये जो विलयन है ना इसका घनत्व, ये कितना भी ले सकते हो भैया, है ना, कितना भी, मतलब जैसे पानी में चीनी है तो उसका घनत्व अलग, पानी में नमक है तो उसका घनत्व अलग। ठीक है, तो ये हो सकता है आपके पास। h जो है वो क्या होगी, इसकी हाइट, ठीक है ना, स्तंभ की ऊंचाई, और जी आपको पता ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, आगे लिखना इसके बाद में, ये मत लिखना, उसके नीचे लिखना परासरण दाब। डेफिनेशन तो लिखी, उसके नीचे लिखना परासरण दाब, ये बाद में लिखाऊंगा आपको। लिखो लिखना, विलयन की सतह के ऊपर h ऊंचाई तक द्रव चढ़ने से दाब उत्पन्न होता है, इसे परासरण दाब कहते हैं। नई लाइन से इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना, जो कि आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ये तो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से होता है। इन्वर्टेड कोमा में आप लिखोगे कि क्या डेफिनेशन है इसकी, है ना, वो लिखो वह दाब जिस पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है भाई, जहां पर ये प्रक्रिया इस तरफ आना, जो गमन है ना, ये रुक जाए ना, तो उसको बोलेंगे हम
परासरण दाब। मतलब कहने का ये हुआ कि ये इधर ये जो अणु है ना, ये जल के विलायक के कण, ये इस तरफ कब आएंगे, कब तक आएंगे, जब तक इस द्रव के ऊपर लगने वाला दाब, मतलब इधर लगने वाला दाब और इधर से लगने वाला दाब बराबर ना हो जाए, तब तक आते रहेंगे ये, ठीक है ना। जब ये अपने पास क्या होगा, ये वाला दाब जो है इसके दाब के बराबर हो जाएगा, तब ये प्रक्रिया रुक जाएगी, ठीक है। फिर आप उसके नीचे लिख लेना APA बराबर रो एच जी, ठीक है। ये आपके पास मैथ फिजिक्स का आपके पास पॉइंट होता है कि रो एच जी कैसे आता है, मर्करी कॉलम की हाइट, घनत्व वगैरह से दाब कैलकुलेट करते हैं, है ना। P = F/A, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो एरिया होता है उसको डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख के वॉल्यूम एरिया से एरिया कैंसिल आउट कर देते हैं, रो रह गया और जी और एच रह गया। तो हमें उस डीप में नहीं जाना है, हमें यही बताया PA = रो एच जी के बराबर होगा, ठीक है, लिखा। अब आगे चलते हैं, इसके नीचे लिखना विपरीत परासरण, विपरीत परासरण, विपरीत परासरण, ये भी बहुत बार पूछ लेता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस, विपरीत परासरण। इसको समझना देखो क्या है कि यदि मान लो ये जो बाह्य दाब जो है, ये बाह्य दाब, ये बाह्य दाब, इस बाह्य दाब का मान अगर मैं बढ़ा दूं नीचे की तरफ, है ना, तो क्या होगा, ये वाला जो दाब है ऊपर की तरफ लगने वाला ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये वाला दाब बढ़ जाएगा तो ये घटेगा, तो क्या होगा, जो विलायक के कण इधर आए थे वो क्या हो जाएंगे, वापस गमन, वापस विपरीत दिशा में चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अपने पास विपरीत परासरण, ठीक है ना। तो लिखिए, लिखिए, लिखो विलयन की तरफ, ये विलयन है ना अपने पास, विलयन, विलयन की तरफ लगाया गया वह, विलयन की तरफ लगाया गया वह अतिरिक्त बाह्य दाब, अतिरिक्त बाह्य दाब जिस पर विलायक के कण, जिस पर विलायक के कण पुनः शुद्ध विलायक की तरफ गमन करने लगते हैं, पुनः शुद्ध विलायक की तरफ गमन करने लगते हैं, विपरीत परासरण कहलाता है, विपरीत परासरण कहलाता है, तथा इस दाब को विपरीत परासरण दाब कहते हैं, ठीक है भाई। ओके, लिखो आप इसको फटाफट। अब जैसे समझना कि भाई दो द्रव तैयार किए गए, जैसे मान लो ये आपके पास एक बीकर है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समझते हैं, है ना। इस बीकर के बीचों बीच यहां पर लगा दिया हमने, मान लो वही अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, यहां अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई हमने, ठीक है। यह भी विलयन है जिसकी सांद्रता C1 है, यह भी विलयन है जिसकी सांद्रता C2 है, दोनों में विलायक समान है, ठीक है, दोनों में विलायक समान है, इधर C1 सांद्रता है और इधर C2 सांद्रता है, ठीक है। ताप भी समान रहेगा, ठीक है, और बाकी सारी कंडीशन समान रहेगी, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसको इंग्लिश में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, SPM, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई, ये SPM लगा है। मैं यहां पर ये जानना चाहता हूं कि विलायक के कण जो है वो किधर से किधर गति करेंगे, विलायक के कण, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन, जैसे मान लो मैंने आपको दिया कि C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 इज ग्रेटर देन C2, तो क्या होगा भाई, विलायक के कण हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो अधिक सांद्रता किसकी है भाई, C1 की, यानी क्या होगा, ये जो कण है विलायक के इसके अंदर, ये क्या होंगे भाई, C2 से C1 की तरफ गति करेंगे, ये हो गया परासरण की दिशा। तो आपको ये भी पूछ सकता है, दो विलयन की सांद्रता दे दी जाए और आपको पूछ ले कि किस दिशा में परासरण होगा, तो ये है अपने पास C1 और ये C2, तो C2 से C1 की तरफ गति होगी, ठीक है। लिखो फटाफट इस चीज को भी। तो एक नोट देखते हैं इसमें, जैसे मान लो
इसमें आपको इस विलयन का परासरण दाब और इस विलयन का परासरण दाब पूछे तो क्या होना चाहिए? तो आप क्या करोगे, इसका परासरण दाब कैलकुलेट करोगे और इसका भी परासरण दाब कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आप इसका कैलकुलेट कर ही लोगे, जो कि हम आगे तरीके से बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वो अपन वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे रो एसजी, वो तो जब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कंडीशन ऐसे डाल दी तब अप्लाई करेंगे। बाकी इसका कोई ऐसा कोई अपने पास नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक जो हम रो एसजी वाला अप्लाई करें, ठीक है। जो अपने पास केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब मान लो जैसे हमें पता है कि जो दाब होता है वो इस यहां से इस तरफ जा रहा है ना। तो ये अपने पास क्या कम सांद्रता वाला और ये हो गया अधिक सांद्रता वाला। तो एक तो मैं आपको गति बता रहा हूं, जैसे मान लो एक कुछ पॉइंट लिखते हैं अपन ना, वो देखो क्या है कि जैसे मान लो आपके पास 2 विलयन है, ठीक है ना, 2 विलयन, परासरण दाब को लिखा रहता है पाई से, ठीक है। 2 भिन्न भिन्न विलयन जिनका परासरण दाब पाई 1 पाई 2 है। लिखो, मैं लिख देता हूं, लिखो फटाफट। 2 भिन्न भिन्न विलयन जिनका परासरण दाब पाई 1 व पाई 2, परासरण दाब को पाई से लिखा जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, परासरण दाब को हम पाई से लिखेंगे, ठीक है। तो कहीं पाई लिखा हुआ तो इसका मतलब वो परासरण दाब है, ठीक है भाई। अब आगे देखो, इसमें तो आपको 2 डिफरेंट सॉल्यूशन दिए हुए हैं जिनका परासरण दाब आपको दिया हुआ है। तो इसमें देखो क्या केस बन सकता है। देखो भाई, फर्स्ट केस अपने पास ये आया कि यदि पाई 1 जो है वो पाई 2 के बराबर हो गया, पाई 1 और पाई 2 बराबर है, तब देखो क्या होगा, ऐसे विलयन को बोला जाएगा समपरासरी, समपरासरी विलयन जिनका परासरण दाब क्या है भाई, समान, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि आपके पास पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, तो जिसका परासरण दाब कम है उसको बोलेंगे न्यून परासरी, और जिसका परासरण दाब अधिक है उसको बोलेंगे अति परासरी। तो ये चीजें, ये टर्म्स है जो है आपको ध्यान रहनी चाहिए भाई। अति परासरी क्या होता है, न्यून परासरी क्या होता है, तो पता चल गया भाई आपको। समपरासरी विलयन क्या होता है, न्यून परासरी, और अति परासरी विलयन क्या होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं वापस आऊंगा एक बार के लिए, ठीक है। तो आप यहां तक लिखो इसको और मैं इसको रफ कर देता हूं तब तक। चलो भाई आगे चलते हैं। देखो क्या है कि जो परासरण दाब है हमें उसका मान कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो प्रायोगिक रूप से जो चीजें ज्ञात की गई है ना, वो क्या चीजें, तो सबसे पहले आप वो लिखिए, लिखो प्रायोगिक रूप से परासरण दाब सांद्रता तथा ताप के समानुपाती होता है, सांद्रता तथा ताप के समानुपाती होता है। अतः लिखो नीचे, पाई सांद्रता के समानुपाती, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो मैं ये दोनों साम्यता हटा दूं तो क्या आएगा अपने पास, कोई नियता, वो क्या आएगा, देखो पाई इक्वल्स टू सी आर टी और ये सी आर, ठीक है, सी आर टी, ठीक है भाई। जहां आर क्या है अपने पास, गैस नियतांक, आर जो अपने पास गैस नियतांक, ठीक है भाई। यह है अपने पास पाई, ठीक है भाई, गैस नियतांक, जिसके सी सांद्रता हो गया, आर गैस नियतांक हो गया और टी अपने पास टेम्परेचर होगा, ठीक है। ध्यान रखना। एक चीज और आपको मैं
लास्ट क्लास में बताना रह गया था थोड़ा सा, वो आप लास्ट क्लास का थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया था, उसको आप नोट डाल के ले लेना। आगे लास्ट क्लास में हमने वान हाफ गुणांक की गणना करी थी, ठीक है। तो वान हाफ गुणांक में आपने क्या देखा था कि आई कैलकुलेट किया था हमने, वान हाफ गुणांक में हमने आई कैलकुलेट किया था। तो उस आई का देखो यूज क्या है ना। देखो आई जो होता है आपको मैंने बताया था, जैसे परासरण दाब है ना, परासरण दाब जैसे आई का मान कैलकुलेट करें, संयोजन अथवा वियोजन के पश्चात परासरण दाब तथा प्रारंभिक परासरण दाब, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि भाई संयोजन अथवा वियोजन, ये ऐसे कह सकते हैं जैसे प्रायोगिक परासरण दाब डिवाइडेड बाई सैद्धांतिक परासरण दाब, ठीक है भाई। तो यहां से आपके पास प्रायोगिक रूप से तो आएगा वैल्यू, प्रायोगिक रूप से तो ये ध्यान रखनी है भाई, ये चीज प्रायोगिक रूप से तो आएगा, वो क्या आएगा सैद्धांतिक परासरण दाब, और ये वाला जो है ये सैद्धांतिक परासरण दाब होता है भाई, है ना। तो ये आया CRT, ये हो गया सैद्धांतिक, इनटू क्या कर दें भाई आई, जो हम कैलकुलेट करेंगे जैसे जिस विलेयन के अकॉर्डिंग आई आपको कैलकुलेट करना आता है, तो ये आएगा आपके पास प्रायोगिक जो है CRT इनटू आई परासरण दाब। ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि आई का जो उपयोग है वो हम हर एक अणुसंख्यक गुणधर्म में यूज करेंगे। आई का यूज हम प्रत्येक उसमें अणुसंख्यक गुणधर्म में यूज करेंगे। तो ये तो हो गया परासरण दाब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपने पास 3 और बच गए, है ना। आवास दाब में सापेक्षिक अवनमन, हिमांक में उन्नयन अवनमन और क्वथनांक में अवनमन, ठीक है। वो चीजें हमें उनमें अप्लाई करना है। तो उसमें क्या फॉर्मूला था अपने पास, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल n डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो आपको क्या करना है, इसमें भी I का मल्टीप्लाई करना है, वो I मल्टीप्लाई होगा केवल विलेय के मोल के साथ, केवल विलेय के मोल के साथ, ठीक है। इसको हमने ये भी लिखा था, या फिर P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PS दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल n इनटू I डिवाइडेड बाई कैपिटल N। फॉर्मूले सारे के सारे वही है, जहां आपको स्मॉल n लिखा था वहां पे इनटू मल्टीप्लाई कर देना I से, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास आवास दाब में सापेक्षिक अवनमन। ऐसे ही अपने पास क्या था, क्वथनांक में उन्नयन भी था, वो लिख रहा हूं यहां पर, डेल्टा TB बराबर KB इनटू मोलनता इनटू I, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम हर बार अप्लाई करोगे भैया, डेल्टा TF बराबर KB इनटू मोलनता इनटू I, हर बार हर एक अणुसंख्यक गुणधर्म में आप I से मल्टीप्लाई करोगे। ये फॉर्मूला आप हमेशा अप्लाई करोगे। जो मैंने पीछे लिखाए थे उसमें कहीं पर भी I से मल्टीप्लाई नहीं करवाया था। क्यों नहीं कराया था, उसका रीजन ये है कि I जहां पर जितने भी न्यूमेरिकल किए थे उन सब में I की वैल्यू मैंने 1 थी। जितने भी न्यूमेरिकल करवाए थे लास्ट में उन सब में I की वैल्यू मैंने 1 ली नहीं थी, वो 1 आ रही थी, ठीक है ना। और मुझे इसलिए मैंने क्या किया, जितने भी न्यूमेरिकल कराए थे उन सब में I की वैल्यू 1 वाले ही न्यूमेरिकल आपको दिए थे। अब हम क्या करेंगे, अब जो नया न्यूमेरिकल आ जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, I की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, 2 भी आ सकती है, पॉइंट में भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो आप हर बार क्या करोगे, I से मल्टीप्लाई करोगे भाई, हर बार। मैंने उसमें भी I मल्टीप्लाई किया था, लेकिन वो I क्या था, 1 था, इसलिए कहीं पर भी शो नहीं हो रहा था। अब आप हमेशा ध्यान रखना इसका, जितने भी आप सोल्व करो, कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करो, I को आप कभी भूलोगे नहीं, I को साथ में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, तो पाई जो है अपने पास प्रायोगिक, या जिसको हम ऑब्जर्व, जो कि हम देखते हैं कि हाँ ये कितना मान आएगा, वो क्या आएगा, आप इसमें भी ध्यान रखना, CRT इनटू I। जहां I वान हाफ गुणांक हो गया, T टेम्परेचर हो गया, गैस नियतांक हो गया, C सांद्रता होगी, ठीक है। इन सब को आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। एक न्यूमेरिकल पे चलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये वाली चीजें भी ध्यान रखनी है भैया आपको, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं। ठीक है, देखो एक न्यूमेरिकल, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखो 2 लीटर जल में 180 ग्राम ग्लूकोज मिलाने से प्राप्त विलयन का परासरण दाब। 2 लीटर जल में 180 ग्राम ग्लूकोज मिलाने से प्राप्त विलयन का 300 केल्विन ताप पर परासरण दाब ज्ञात करो। 300 केल्विन ताप पर परासरण दाब ज्ञात करो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है पाई इक्वल्स टू सी इंटू आर इंटू टी इंटू आई है। ठीक है भाई, चलो सी को कैलकुलेट करते हैं। सी बराबर क्या होगा, विलेय के मोल बटे आयतन, विलयन का आयतन। विलेय के मोल कितने हैं भाई, विलेय का ग्राम भार बटे अनुपात, कितना होगा क्या भाई, डिवाइडेड बाई क्या करोगे, सॉरी वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आया 2 लीटर, मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ये तो आ गया सी। आर आपको पता है, आंसर जो है वो आर के टर्म्स में देंगे भाई। ठीक है, टी आपको पता है 300 केल्विन दे दिया, 300 केल्विन। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है आई। अब आपने क्या किया है, जल के अंदर आपने ग्लूकोज मिक्स किया है, और ग्लूकोज के लिए मैंने आपको एक बात बोली थी कि ग्लूकोज जो होता है वो एक अनअपघट्य होता है, जो विघटित नहीं होता है, जैसा डालोगे वैसा का वैसा घुला हुआ रहेगा। तो आई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1। ठीक है, क्योंकि अल्फा जीरो तो सारी पीछे वाली टर्म 0 और आई इक्वल टू 1 आ गया। अब आप यहां से पाई कैलकुलेट कर सकते हो। तो पाई इक्वल टू आ गया आपके पास, एक मिनट रुकना, देखो ये हो गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 1/2। ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 0.5 लिख दो इसको, इस पूरी वैल्यू को, ये 1/2 हो गया तो 0.5। ठीक है, इनटू आर, आर को आप आर की टर्म में ही लिख दो। ठीक है, टी 300 केल्विन इनटू आई कितना है 1, तो पाई इक्वल टू आ गया आपके पास 150। इस तरीके से सिंपल आपको परासरण दाब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। देखो फटाफट इसको आप, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लिखो एक, ऐसे लिखना 0.5 मोलर NaCl तथा 0.2 मोलर KCl व 0.3 मोलर Na2SO4 को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है, जिसका आयतन 1 लीटर प्राप्त होता है। तो मिश्रण का परासरण दाब ज्ञात करो। मिश्रण यानी विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। आप ट्राई करो, सबसे पहले मैं बताता हूं, फिर आप सॉल्व करो। एक हिंट दे देता हूं आपको, वो क्या करना है, देखो आप एक विलयन है, इस विलयन के अंदर आपने क्या करा, ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है भाई, इसके अंदर 0.5 मोलर NaCl शायद, जो भी वैल्यू मेरे को याद नहीं आ रही, NaCl। ठीक है, 0.1 मोलर KCl बोला था साइड में, और 0.2 मोलर Na2SO4 बोला था। ठीक है, अगर नहीं बोला था तो ये वैल्यू लिख लेना, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे, अब अपने को क्या करना है, ये जो विलयन प्राप्त हुआ है, इस विलयन का परासरण दाब निकालना है। तो हम क्या करें भाई, परासरण दाब के लिए क्या, जितने भी आपके पास आयन है, जितने भी आपके पास ये NaCl KCl और Na2SO4 है, इन सब का अलग अलग परासरण दाब निकाल लेते हैं। पाई NaCl प्लस पाई KCl प्लस पाई
Na2SO4, ठीक है। और क्या करते हैं भाई, ऐड कर देते हैं, तो पाई इक्वल्स टू क्या होगा, CRTI CRTI CRTI, ठीक है ना। इसमें लाइन और लिखना क्वेश्चन में R तथा T के रूप में, मतलब जो आंसर आपको R और T के रूप में लिखना है, ठीक है। इसमें आपको टेम्परेचर और R की वैल्यू पुट नहीं करनी है डायरेक्टली। तो देखो भाई CRT, तो आपको I, R और T आपको बोल दिया कि भाई कांस्टेंट है, तो मैंने RT को ले लिया कांस्टेंट, तो बचा क्या, इसके साथ में था C1 into I1 प्लस इसके साथ में था C2 into I2 प्लस C3 I3, ठीक है, बराबर RT इधर पड़ा है, C1 इसके साथ में आपको दी थी 0.5 मोलर, 0.5 इनटू इसका I कितना होगा भाई, ध्यान रखो जितने भी आपके पास ये दिए गए NaCl KCl Na2SO4 सारे के सारे लवण है, लवण का क्या होगा भाई, जितने आयन में टूटेगा वही I का मान होगा। तो ये 2 आयन में टूटेगा, ये 2 में टूटेगा और ये 3 में टूटेगा, ठीक है। तो ये 2 में टूटेगा तो I की वैल्यू आ गई 2 प्लस ये कितने में टूटेगा भाई, ये भी 2 में, इसके साथ आ गई 0.1 into 2 प्लस ये कितना है 0.2 into कितने में टूटेगा भाई, ये 3 में। हम इनको ऐड कर देंगे तो अपने पास पाई नेट वैल्यू आ जाएगी, पाई नेट बराबर हो गया, ये हो गया आपके पास 1 प्लस 0.2 प्लस 0.6, ये क्या 1.8 RT, पाई नेट इक्वल्स टू 1.8 RT, ठीक है भाई। ये इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। राइट डाउन करो, नेक्स्ट आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए